So hello guys, welcome to all of you on my YouTube channel Samjhao Khushi. So today we begin with chapter 2 of Geography, Forest and Wildlife Resources. So let's begin with a small definition of flora and fauna. As you all know, flora के अंदर सारी फ्लावर की स्पीशीज को और प्लांट्स की स्पीशीज को रखते हैं एंड fauna के अंदर सारी एनिमल इंसेक्ट्स की स्पीशीज को काउंट करते हैं. Now India in terms of biological diversity, it's a rich country. ठीक है. Now इंडियन में काफी हमें वेराइटीज देखने मिलेंगी फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज की. Now अगर हम देखें कि इनको कंजर्व और प्रोटेक्ट करने के लिए हमारा एक डिपार्टमेंट है IUCN का, इंटरनेशनल डिपार्टमेंट है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज. इसने इनको प्रोग्राम्स इनके लिए प्रोग्राम्स बनाने के लिए, इनको क्लासिफाई करने के लिए तो क्या किया, इन स्पीशीज को मल्टीपल कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया. इसने एक कैटेगरी बनाई नॉर्मल स्पीशीज की, ठीक है, जिसमें कि उनकी पॉपुलेशन, उन स्पीशीज को रखा जिनकी पॉपुलेशन एवरेज टू सस्टेनेबल पॉपुलेशन है, ठीक है, वो अच्छे से सर्वाइव कर पाते हैं, जैसे कि साल, पाइन, रॉडेंट्स. नाउ वनरेबल स्पीशीज, अब ये वो स्पीशीज है जो धीरे धीरे इंडेंजर्ड स्पीशीज की तरफ जा रहे हैं. इंडेंजर्ड वो कैटेगरी होती है जहां पर डेंजर ऑफ एक्सटेंशन दिखता है कि वो कभी भी खत्म हो सकती है, विलुप्त हो सकती है. नाउ वल्नरेबल स्पीशीज है कि वो धीरे धीरे डिक्लाइन हो रही है बिकॉज ऑफ द डिस्ट्रक्टिंग फैक्टर्स ऑफ द एनवायरमेंट, डिस्ट्रक्टिंग फैक्टर्स ऑफ द ह्यूमन डेवलपमेंट. ओके. नाउ द एंडेंजर्ड स्पीशीज वो स्पीशीज है जिनको एक्सटिंक्ट होने का खतरा हो गया है बिकॉज ऑफ द डिस्ट्रक्शन एंड द हैबिटेट प्रॉब्लम. ठीक है, क्योंकि मास डेवलपमेंट हो रहा है, उस वजह से उनके हैबिटेट में डिस्ट्रक्शन क्रिएट हो रहे हैं. ओके, जैसे कि ब्लैक बक, क्रोकोडाइल, इंडियन वाइल्ड एस, इंडियन राइनो, लायन टेल मकाओ. और वनरेबल स्पीशीज में भी आप देख सकते हो ब्लू शीप, एशियाटिक एलिफेंट, गैंगेटिक डॉल्फिन. ओके, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पेज एंड सी द एक्सटेंट स्पीशीज. अब ये वो स्पीशीज हैं जो क्या है, जिनके ऊपर जो एक पर्टिकुलर लोकल एरिया से, किसी रीजन से, कंट्री से, कॉन्टिनेंट से या पूरे एंटायर अर्थ से ही विलुप्त हो चुके हैं, जैसे कि एशियाटिक चीता, पिंक हेड डक. ओके. नाउ वी सी एंडेमिक स्पीशीज. अब ये वो स्पीशीज हैं जो कि एक पर्टिकुलर एरिया में पाई जाती हैं, किसी भी एक जोग्राफिकल एरिया में पाई जाती है और ये अपने आप में आइसोलेटेड रहती है अपने नेचुरल हैबिटेट के अंदर बिकॉज ऑफ द जोग्राफिकल बैरियर्स जो उनको एक जगह से दूसरी जगह मूव करने नहीं देते. ठीक है, जैसे कि अंडमान टील हो गया, निकोबार पिजन हो गया, अंडमान वाइल्ड पिग हो गया, मिथुन इन अरुणाचल प्रदेश हो गया. ओके. नाउ द रेयर स्पीशीज. अब स्पीशीज विद अ स्मॉल पॉपुलेशन, जिनकी पॉपुलेशन बहुत कम बची है और ये धीरे धीरे एंडेंजर्ड और वल्नरेबल की कैटेगरी की तरफ जा रहे हैं क्योंकि इनको एनवायरमेंटल फैक्टर्स इनके हैबिटेट को डिसरप्ट कर रहे हैं. ओके. जैसे कि हिमालयन ब्राउन बियर, एशियाटिक बफेलो, डेजर्ट फॉक्स एंड द हॉर्नबिल एक्सेट्रा. ओके, ये कुछ रेयर स्पीशीज है. नाउ अब जो फैक्टर्स इनको डिप्लीट कर रहे हैं, जैसे कि एक्सेसिव कंजप्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज. नाउ वी आर कंज्यूमिंग एक्सेस, कंज्यूमिंग इन एक्सेस, क्योंकि हमें अपनी ह्यूमन नीड्स को फुलफिल करना है. ठीक है, जैसे कि वुड के हम बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं, बार्क, रबर, मेडिसिन, ठीक है, फ्यूल, फूड, फॉडर, है ना. और जो हम एक्सपेंशन कर रहे हैं डे बाय डे अपने डेवलपमेंट के लिए, ये उनके हैबिटेट को डिसरप्ट कर रहे हैं. जैसे कि हम साइंटिफिक फॉरेस्ट्री और माइनिंग एक्टिविटीज को लार्ज स्केल में बढ़ा रहे हैं, जिसकी वजह से उनका जो हैबिटेट है, उनका जो सराउंडिंग है, वो डिसरप्ट हो रहा है. ओके. तो कुछ डिप्लीटिंग फैक्टर्स है, जैसे कि एक्सेसिव कंजप्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज. हम एक्सेसिव कंजप्शन कर रहे हैं नेचुरल रिसोर्सेज का, और हम भी एक्सेसिव कंजप्शन कर रहे हैं ओवर द कॉस्ट ऑफ देयर हैबिटेट, है ना, ओवर द कॉस्ट ऑफ देयर एनवायरमेंट. हम उनके एनवायरमेंट से चीजें लाकर उनके हैबिटेट को डिस्ट्रक्ट कर कर हम एक्सेसिव कंजप्शन कर रहे हैं. हम रेलवेज का एक्सपेंशन कर रहे हैं, एग्रीकल्चर का एक्सपेंशन कर रहे हैं उनके घर को डिस्ट्रॉय कर कर. वहां पर हम रेलवे ट्रैक्स लगा रहे हैं इन द मिडल ऑफ द फॉरेस्ट, जो उनका घर है, तो उनके पॉपुलेशन डेंसिटी पे कितना ज्यादा असर जाएगा, है ना, उनके सर्वाइवल रेट पे कितना ज्यादा असर होता होगा. हमारे घर पे आकर कोई ऐसा करे तो हमें भी तो प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी, लाइक देयर ऑल्सो. नाउ अनइक्वल एक्सेस और इनइक्विटेबल कंजप्शन. अब एक पुअर बंदा और एक रिच बंदा देख लो. एक रिच जो होगा वो लग्जरी अपनी नीड्स पूरी कर रहा है ऑन द कॉस्ट ऑफ आर एनवायरमेंट सराउंडिंग. ठीक है, ऑन द कॉस्ट ऑफ देयर ऑफ आर एनवायरमेंट सराउंडिंग. हमारा एनवायरमेंट है और वो एक्सेसिव लग्जरी नीड्स को यूज कर रहे हैं और वो हमारे एनवायरमेंटल कॉस्ट को भी बियर कर रहे हैं. ओके. इसकी वजह से ही हम कह सकते हैं कि अनइक्वेटेबल एक्सेस है. और यही हम वाइल्ड लाइफ और फॉरेस्ट में भी है, हम वो प्रोटेक्शन दे रहे हैं, प्लांट्स प्रोटेक्ट एंड कंजर्व आवर एनवायरमेंट, लेकिन हम नहीं कर रहे हैं. ठीक है, तो हमारी भी तो सोशल वेलबींग और एनवायरमेंटल वेलबींग की तरफ कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन वी आर तो नॉट सपोज टू डू दैट, है ना. ना
कुछ कंजर्वेटिव फैक्टर्स हैं जैसे कि फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ इन इंडिया। इंडियन वाइल्ड लाइफ एक्ट आता है 1972 में, जो हैबिटेट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, स्पीशीज के हैबिटेट को, प्रोटेक्टेड स्पीशीज के हैबिटेट को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया जाता है। नाउ द सेंट्रल गवर्नमेंट ने अनाउंस किया था कुछ सेवरल प्रोजेक्ट्स 1980 और 86 में, जिसमें कि 100 ऑफ बटरफ्लाई, मॉथ्स, बीटल्स और ड्रैगन फ्लाइज को कवर करके प्रोटेक्टेड स्पीशीज की कैटेगरी में डाला गया। एंड फॉर द फर्स्ट टाइम इन 1991 प्लांट्स को भी एडिट किया गया इस लिस्ट में। ठीक है, 6 प्लांट की 6 स्पीशीज को फर्स्ट टाइम एडिट किया गया इस लिस्ट के अंदर। ओके, तो चलो अब देखते हैं टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट। तो इन इंडिया वाइल्ड फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज जो की है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ओन करती है अंडर द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और कुछ अदर डिपार्टमेंट्स भी। तो उन्होंने क्या किया, इनको प्रोटेक्ट करने के लिए है ना, और बेटर स्कीम्स को इम्प्लीमेंट कर पाने के लिए इन्होंने फॉरेस्ट की कैटेगरीज कर दी। जैसे कि सबसे पहले कैटेगरी हम पढ़ रहे हैं रिजर्व फॉरेस्ट की। अब ये वो फॉरेस्ट कैटेगरी है जो हाईएस्ट लेवल ऑफ लीगल प्रोटेक्शन को इंश्योर कर, मतलब हाईएस्ट लेवल ऑफ लीगल प्रोटेक्शन के अंदर में आती है इंडियन वाइल्ड लाइफ एक्ट या इंडियन एक्ट ऑफ 1947 के थ्रू। इस एरिया को प्राइमरली डेडिकेट किया जाता है लॉन्ग टर्म कंजर्वेशन और एनवायरमेंटल स्टेबिलिटी के लिए। मतलब यहाँ पर हम एनवायरमेंटल स्टेबिलिटी से रिलेटेड जितने भी प्रोग्राम्स है वो हाईली लीगल तरीके से इम्प्लीमेंट किए जाते हैं। ओके, नाउ लेट्स सी प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने डिक्लेयर किया है कि हैज डिक्लेयर्ड 1/3 ऑफ द टोटल फॉरेस्ट, जितना भी टोटल फॉरेस्ट का एरिया है उसका 1/3 हिस्सा प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट का पार्ट होता है। देखिए यहाँ पर प्रोटेक्शन मिलता है कुछ ऐसे स्पीशीज को जिनका जो सर्वाइवल रेट है वो बहुत कम है या नीचे एक्सटेंट की तरफ जा रहे हैं। ओके, नाउ द अनक्लास्ड फॉरेस्ट, ये कुछ ऐसे फॉरेस्ट हैं जो कि वेस्ट लैंड थे और वो गवर्नमेंट के थे, तो गवर्नमेंट एंड प्राइवेट कम्युनिटीज से मिलकर इसको क्या कर दिया गया, फॉरेस्ट में डेवलप कर दिया गया। और ये कुछ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के अंदर अंडर पार्ट ऑफ गुजरात में हमें देखने के लिए मिलता है, जहाँ पर वेरी हाई परसेंटेज ऑफ देयर फॉरेस्ट और यहाँ पर गुजरात और कुछ नॉर्थ ईस्टर्न जो स्टेट्स हैं वहाँ पर जो फॉरेस्ट है वो बेसिकली अनकास्ट फॉरेस्ट की कैटेगरी में आते हैं। हाँ, रिजर्व एंड प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट जो है उनको परमानेंट फॉरेस्ट भी कहा जाता है, जिनको गवर्नमेंट प्रोड्यूस करती है जो टिम्बर उसके लिए यूज करती है, और कुछ अदर प्रोटेक्टिव रीजन के थ्रू भी। जैसे कि मध्य प्रदेश हैज अ लार्जेस्ट एरिया अंडर द परमानेंट फॉरेस्ट, मध्य प्रदेश का लार्जेस्ट एरिया परमानेंट फॉरेस्ट की कैटेगरी के अंदर आता है। ठीक है, तो आप समझ सकते हो कि यहाँ पर हाईएस्ट लेवल ऑफ लीगल प्रोटेक्शन मिलता है उन स्पीशीज को जिनका सर्वाइवल रेट कम है। ओके, ठीक है, जैसे कि कंजर्वेशन फॉर वाइल्ड लाइफ और फॉरेस्ट रिसोर्सेज बहुत इंपॉर्टेंट है, तो कुछ कॉमन स्टेप्स लिए गए, ठीक है, कॉमन पीपल के थ्रू। नाउ द इन सरिस्का टाइगर रिजर्व राजस्थान में है, जो यहाँ पर विलेजेस ने बहुत लड़ाई करी ताकि यहाँ पर माइनिंग एक्टिविटीज को रोका जा सके फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ। तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के थ्रू इन्होंने माइनिंग को रेस्ट्रिक्ट करने की कोशिश की भी करी, और ये अगेंस्ट माइनिंग बहुत ज्यादा इन्होंने लड़ाई की। यहाँ पे द इनहेबिटेट्स ऑफ 5 विलेजेस थे अलवर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान, डिक्लेयर किया कि यहाँ पर 200 एक्टर्स ऑफ द फॉरेस्ट जो है वो भैरव देव, डकाऊ, सौचारू, ठीक है, सोनचूरी विलेजेस केम अप विद देयर ओन सेट ऑफ रूल्स। यहाँ पे इन्होंने कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए जिसके थ्रू इन्होंने हंटिंग को अलाउ नहीं किया है ना, और उन्होंने प्रोटेक्ट किया वाइल्ड लाइफ को अगेंस्ट द आउटसाइड एंक्रोचमेंट्स। आउटसाइड एंक्रोचमेंट्स होते हैं वहाँ पर आप रेलवे ट्रैक्स नहीं बना सकते, वहाँ पर आप कोई भी माइनिंग एक्टिविटी नहीं कर सकते, कोई भी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज नहीं कर सकते। तो इन्होंने कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ, और ये उनके खुद के रूल्स थे, सेल्फ रूल्स, ताकि ये प्रोटेक्शन दे सके। तो आप समझ रहे हो कि कितना एक कम्युनिटी भी काम कर सकती है वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो ये सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये डिवाइडेड रिस्पॉन्सिबिलिटी है, किसी भी एक कम्युनिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। ओके, नाउ द फेमस चिपको मूवमेंट हुआ था हिमालय पे, जो सक्सेसफुल इवेंट रहा, ये सक्सेसफुल अटेम्प्ट रहा। इन्होंने डिफॉरेस्टेशन को रोकने की कोशिश की थी सर्वेल एरियाज इन द हिमालयस। ठीक है, इससे अफॉरेस्टेशन बहुत ज्यादा बढ़ा। फार्मर्स एंड सिटीजन जो कि थे इस ग्रुप का पार्ट बने। नाउ एक मूवमेंट हुआ था बीच बचाओ आंदोलन टहरी में, एंड नवदिया हैज शोन, यहाँ पर एडिकेट लेवल्स ऑफ डाइवर्सिफाइड क्रॉप प्रोडक्शन हमें देखने के लिए मिला कि लोगों ने बहुत ही ज्यादा डाइवर्स क्रॉप प्रोडक्शन किया। ठीक है, विदाउट द यूज ऑफ सिंथेटिक केमिकल्स का यूज किए बिना। ठीक है, एंड पॉसिबल किया कि ये इकोनॉमिकली बहुत ज्यादा वाइबल है। ठीक है, आप कर सकते हैं, है ना, इससे कोई ज्यादा क्या बोलते हैं, जो फार्म्स है उनको भी बेनिफिट मिलेगा, और जो लैंड है वो भी प्रोटेक्टेड रहेगा, वो भी सेफ रहेगा, सॉइल इरोजन रुक सकता है। इंडिया ज्वाइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट एक प्रोग्राम था जिसमें ये गुड एग्जांपल है, जो कि जिसमें की लोकल कम्युनिटीज इन्वॉल्व हुए हैं फॉर द मैनेजमेंट एंड द रिस्टोरेशन ऑफ डिग्रेडेड फॉरेस्ट।
यहाँ पर हम जो डिग्रेडेड फॉरेस्ट हैं वो उनको लिया गया है ना, और उनको क्या बोलते हैं रिस्टोर करने के लिए काम किया गया, ताकि उनका जो क्या बोलते हैं वहाँ की जो सॉइल है, वहाँ का जो वाइल्ड लाइफ है, वहाँ का जो हैबिटेट है, उसको कंजर्व एंड प्रोटेक्ट किया जा सके. ओके, सो बाय एंड थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी. सो बी कनेक्टेड. टाटा.